नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि अब 2025 में होने वाला है, तो इसको अब आरआरबी एनटीपीसी 2025 बोल दीजिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो इसमें आरआरबी एनटीपीसी की जैसे कि ग्रेजुएट लेवल में जो आया है वैकेंसी, ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी है, इसमें जो जो पोस्ट है आप लोगों ने सब देख लिया है, फॉर्म भी भर लिया है, प्रेफरेंस वगैरह में बहुत लोग अपना दिमाग भी खपाए होंगे। कुछ लोग प्रेफरेंस डाले होंगे अपने यूट्यूब चैनल से किसी किसी का देख करके, तो कुछ लोग अपने मन से डाले हुए। खैर बात उसका नहीं है, बात उसका ये है कि एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। एग्जाम क्रैक करने के लिए 60 डेज अगर आप मान ले, जनवरी और फरवरी 2 मंथ, क्योंकि फरवरी लास्ट के पहले एग्जाम नहीं होने वाला है और मार्च में संभवतः एग्जाम होगी। ठीक, तो लगभग लगभग 2 मंथ का आपको पास समय है। 2 मंथ यानी कि 60 डेज होता है। 60 डेज, 60 डेज जो है इसको क्रैक करने के लिए सफिशियंट है। हाँ, लेकिन ये तभी होगा जब आप एक डेडिकेशन के साथ, आप क्या कोई भी जो भी सिलेक्शन लेना चाह रहा है वो एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करे और उसको प्रॉपर रिवीजन करे, प्रैक्टिस सेट करे। इसमें जहाँ तक आप देख रहे हैं तो तीन ही सेक्शन है। एक तो हो गया जनरल अवेयरनेस, और दूसरा हो गया मैथमेटिक्स, और तीसरा जो हो गया रीजनिंग। तो जनरल अवेयरनेस लगभग लगभग 40 क्वेश्चन रहेगा स्टेज 1 में, और मैथमेटिक्स का 30 बचा। रिमेनिंग जो रीजनिंग है वो भी 30 क्वेश्चन है। तो इसमें से जैसे कि अगर आप बात करें तो स्टेज 1 के लिए ये 60 नंबर मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत मायने रखता है, क्योंकि जीएस आप पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं कि हाँ नहीं कर पाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा जीएस के लिए। इसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये होगा नहीं। तो कुल मिला जुला करके आपको तीनों सेक्शन में बराबर मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, सेलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब लोगों को कहना है कि पोस्ट बहुत कम है और लोगों ने बहुत सारा फॉर्म भरा है, तो बात तो सही है भाई, जिसको भी नौकरी चाहिए, जो भी जॉब चाहता है वो सब तो फॉर्म भरेगा ही। आपको चाहिए, आप भी भरे हैं, दूसरे को चाहिए, जिसको भी चाहिए वो फॉर्म भरेगा और पढ़ाई भी कर रहा है। कुछ लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लगन के साथ। कुछ लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अब डेट आएगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई लिखाई किया, मतलब कि अब तक सोच रहे हैं कि हाँ मैं कब पढ़ाई स्टार्ट करूँ और क्या चीज़ स्टार्ट करूँ, उन लोगों के लिए। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस इतना ही बड़ा नहीं है कि आप 60 डेज में ना कर पाए। आराम से कर सकते हैं। बस क्या है, सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड जो भी चीज़ें हैं जो एनटीपीसी में पूछा जाता है, क्योंकि इसके पहले भी आरआरबी एनटीपीसी जो भी ग्रेजुएट लेवल का है, इसमें एग्जाम हुआ है इसका। तो इसका जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उनको आप ध्यान रख करके अगर करते हैं तो आराम से सिलेक्शन लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, फर्स्ट हिस्ट्री का कट ऑफ के लिए अगर सोच रहे हो कितना कट ऑफ जाएगा, तो 75 प्लस मान के चलिए। 75 प्लस अगर आपका रहेगा तब जा करके स्टेज 2 में आप जाने की उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद रख रहे हैं अभी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। लड़के जिन जियो जान लगा दे रहे हैं पूरा एकदम, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए नौकरी, और नौकरी निकल नहीं रहा है। ये आप भी देख रहे हैं कितने दिन में कितना कौन सी क्या वैकेंसी निकली। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात कर ले, 2018-19 में निकला था, उसके बाद कब निकला है 2024। 6 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, अब समझ जाइए। तो जिनको चाहिए वो तो भाई अपना। अच्छा, कुछ लोग तो इसमें 5 साल मेहनत भी किए हैं, जब लास्ट निकला था उसमें नहीं हुआ तब से ही मेहनत उनका जारी है। कुछ लोग अभी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो अभी कर रहे हैं उनका नहीं होगा, या जो पहले कर रहे हैं उन्हीं का केवल होगा। होगा सभी लोगों का। बस एग्जाम के टाइम जो भी अभी 60 डेज है, ये मतलब मान लीजिए आपके लिए बहुत ही निर्णायक समय है। इस समय में अगर आपने अपना, अगर आप लोगों ने अपना पूरा जो भी फुल इफिशियंसी के साथ रिवीजन करते हुए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हुए, अगर ये 2 महीना, जो 2 मंथ है 60 डेज, इसको अगर आप ठीक से यूटिलाइज कर लें, आराम से आपका स्टेज 1 क्वालिफाई हुआ। बाकी उसके बाद मैं हूँ ना, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा बीच बीच में। हाँ, आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिएगा चैनल, इसमें आपको लगभग लगभग सभी चीज़ मिलेंगे, मैथमेटिक्स भी मिलेंगे, रीजनिंग भी मिलेंगे, जीएस और जे जनरल अवेयरनेस। जनरल लेवल बहुत ब्रॉड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको जितना एग्जाम का जरूरत है, 40 क्वेश्चन में इतना मैं करवा दूंगा कि आराम से 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हाँ, जनरल अवेयरनेस में अगर आप 40 के चक्कर में पढ़ेंगे तो 30 भी नहीं कर पाएंगे, ये बात भी ध्यान खुद से देख लीजिए। क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऐसा चीज़ है जिसका इसका कोई मतलब कि एंड नहीं है।
आप कहीं से भी पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। अब यूट्यूब में देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हाँ लेकर 25 क्वेश्चन बैठ जाएंगे 1 घंटा। हाँ सुनीता बोलो तुम्हारा क्या आंसर है? तो बबीता का, हाँ बबीता ने आंसर डी दिया, राहुल का आंसर ए है, चलिए देखते हैं इसका किसका आंसर सही होता है। 1 घंटा वो आपको टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं, उनसे पहले आपको दूर होना पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो। वो 25 क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं होने वाला है। वही 25 क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा, जो आप वो ले करके उसको चलिए 1 घंटा अगर आप बैठ भी गए, क्या उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? खुद सोचिए। वो केवल टाइम पास के लिए वो अपना यूट्यूब का व्यू बना रहे हैं और अपना सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। जो रियल में जो पढ़ाई कर रहा है, उसको वो सब चैनल से मतलब ही नहीं है, उसको वो सब वीडियो से मतलब ही नहीं। वो अपना खोजता है कि हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक सर्च करता है उसमें बैठ करके। वो नहीं देखता है कि हाँ 25 क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। चलिए ठीक, छप भी गया, क्या 25 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप खुद सोचिए। तो ये सब चीज़ों के से थोड़ा दूर रहिए। हाँ सेलेक्टेड जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। जो भी टॉपिक है आराम से सिलेक्शन मिलेगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी निकला हूँ आरआरबी एनटीपीसी 1 मंथ का। 1 मंथ मैंने प्रिपरेशन किया, आराम से निकला। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों निकला था। तो मेरा कहने का मेन मकसद यही है कि पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो पढ़ाई सही डायरेक्शन में कीजिए, इधर उधर फंस के नहीं। ठीक है कि समय आप भी दे रहे हैं अपना पढ़ाई में, ऐसा तो नहीं है कि अलग से वो समय मिल रहा है आपको, उसी 24 आवर में ही पढ़ाई करना है। तो चलिए बाकी बातें होती रहेगी। हाँ अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपका जो है स्टेज 1 में अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 90 मिनट आपको मिलेगा। लगभग क्या, पूरा 90 मिनट मिलेगा और 100 मार्क्स रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 1/3 निगेटिव है। कितना निगेटिव है? 1/3। तो क्वेश्चन आप ज़्यादा तुक्का भी नहीं मार सकते। ठीक, इसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन। अच्छा ये 40 क्वेश्चन मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बहुत जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ स्टैटिक का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उन लोगों को पढ़ करके, उन चीज़ों को पढ़ करके आप 40 से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं भी किया हूँ। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए भी सिलेक्टेड टॉपिक, जो भी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, उन लोग वो सब जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखिए। और अच्छा दूसरी बात, सिलेबस भी इसने दे रखा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं दिया है, हल्का सिलेबस है। आराम से इसको कर सकते हैं। डेली अगर 2 घंटे मैथमेटिक्स दें, 2 घंटा रीजनिंग दें, 2 घंटा भी रीजनिंग देने की जरूरत नहीं, 1 घंटे भी रीजनिंग दें, 2 घंटा मैथमेटिक्स दें और 2 घंटा जीएस में दें और 2 घंटा रिवीजन में दें। बाकी बचा समय अपना जो है प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन। ठीक, बस आप चाहिए सिलेक्शन लेना तब, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। अच्छा ये मोटिवेशन, कुछ लोग हैं कि मोटिवेशन वीडियो देखते हैं कि हाँ हमको मोटिवेशन मिलेगा इससे, तो हम इससे पढ़ाई करेंगे। बस 1 दिन 2 दिन के लिए होता है वो, तीसरे दिन आपका मोटिवेशन सब खत्म, रखा रखा रह जाता है। फिर से आपका वही काम शुरू होगा। जब तक आपका अंदर से नहीं आएगा, आपका दिल नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक, पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसमें कंसंट्रेट करना बड़ी मुश्किल है। अच्छा पढ़ाई तभी होगी जबकि माइंड फ्रेश रहेगी। अब दुनिया भर के अलग अलग चीज़ें लेके चलेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। साफ बात, 2 महीने आप सब कुछ भूलिए, जितना भी चीज़ें हैं इस देश दुनिया में उन चीज़ों को भूलिए और अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए। सिलेक्शन हो जाएगा, घर वाले भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, शादी उदी होगा, बाल बच्चे होंगे, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनको भी बनाइए कुछ। अच्छा ज़्यादा कुछ हो मुझे लगता है बोल दिया हूँ। चलिए अच्छा देखते हैं। जनरल अवेयरनेस तो हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है। ये भी जो है 30 क्वेश्चन बहुत वो नहीं होता है, ये भी बस प्रीवियस ईयर का जितना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक, बाकी 100 नंबर में आप आराम से अगर थोड़ा सा पेशेंस रख करके, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाते हुए, रिवीजन वगैरह करते हुए अगर चलें तो 100 नंबर में से लगभग लगभग आपका 75 से 80, 75 से 80 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इतना लगभग करते हैं, जो भी नॉर्मल है ना एवरेज में सब आराम से कर सकते हैं। एक बाकी उसके बाद फिर क्या है, इसमें 2 4 5 क्वेश्चन आपको और बढ़ाना है सिलेक्शन लेने के लिए। अब थोड़ा मैथमेटिक्स का अगर देखा जाए सिलेबस में क्या है, तो मैथमेटिक्स सिलेबस में आपका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब इसमें देखिए नंबर सिस्टम, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया,
फ्रैक्शंस हो गया एलसीएम, एचसीएफ, ठीक। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज से आराम से 3-4 क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन। डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब नंबर सिस्टम में ले लीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन लगभग इससे 3 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये 3 टॉपिक मिलाकर। एलसीएम एचसीएफ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन हो जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन रहेंगे। परसेंटेज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन, ये जो देखिए एडवांस मैथ में आ जाता है मेंसुरेशन, ठीक। उसके बाद टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी 2-3-4 कभी 5-5 क्वेश्चन दे देता है, तो बहुत बड़ा ये भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से भी लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद फिर टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो फेवरेट है, मतलब कि इसके बिना तो एनटीपीसी एग्जाम होगा ही नहीं। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि आपको काम करवाना है ना रेलवे में, तो काम के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक। तो टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये दोनों से मिला करके लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्री अलजेब्रा, इससे भी लगभग 1 से 2-3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है, किसी में 1 ही क्वेश्चन है, ठीक। जियोमेट्री, जियोमेट्री में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा खासा मतलब ये नहीं कि हाँ बहुत डीप में, नॉर्मली पूछेगा, बस उसके लिए थोड़ा सा क्या है, कंसेप्ट कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, आराम से उसको कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका आंसर हो जाता है। ये सब जो है ना, जैसे रीजनिंग है, सॉरी रीजनिंग कर रहा हूँ, जैसे जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक। इसमें क्या है, आप क्वेश्चन पढ़े तो आपने क्या क्या किया, हाँ आपको याद है कि ये चीज़ होगा। उसे जियोमेट्री में भी क्वेश्चन होता है, आपने क्वेश्चन देखा, आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी लगभग वही जियोमेट्री जैसा ही है। इसके लिए भी अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है और चीज़ें अगर ध्यान दिए हैं चीज़ों में, तो इस भी आराम से किया जा सकता है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकन रहता है, ठीक। तो कुल मिला जुला अगर आप देखें तो गिने चुने 12-13 टॉपिक है, और इसमें से आपके लगभग 30 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन तो इच टॉपिक आप ऐसे ही कर सकते हैं, किसी से 3 क्वेश्चन हो जाता है, 4 क्वेश्चन हो जाता है, किसी से छोड़ भी देता है, ऐसा कोई नहीं है कि सभी से पूछेगा ही, ठीक। लेकिन आपको सब पढ़ के जाना है। फिर जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का बात करें, रीजनिंग में एनालॉजी फेवरेट है, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, ये भी रहता है 2 से 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी 3 से 4 क्वेश्चन हो जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, 1 क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा, ठीक। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह में भाग, भाग की जगह में गुना, इस टाइप का। सिमिलरिटी रहता है, डिफरेंसेस, रिलेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, सैलोलिज्म, ये भी रहता है 2 से 3 क्वेश्चन। जम्बलिंग, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से आराम से रहेगा 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद भी एक्शन, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ये जो है बहुत मायने रखता है एग्जाम के लिए, ठीक। डिसीजन मेकिंग मतलब ये जान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। अच्छे के सेंस ये नहीं कि टफ रहते हैं, अच्छे के सेंस मतलब ये कि हाँ आपने थोड़ा ध्यान दिया है तो आराम से कर सकते हैं, ठीक। मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इंटरसेप्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सब। तो कुल मिला अगर आप देखें तो जनरल अवेयर जो भी रीजनिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक एक टॉपिक डेली उठा के चलें तो 2-2 घंटे एक टॉपिक आप कर सकते हैं, बस शर्ते आपको क्या है, फोकस करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब जनरल अवेयरनेस देखिए, जनरल अवेयरनेस जो इसमें दिया है ये तो इन्होंने दे दिया, लेकिन जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जो एग्जाम में रियल में आता क्या है और कहाँ कहाँ फोकस करने की जरूरत है, तो सबसे बड़ी जो सबसे मेन चीज़ होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन भी चला जाता है, कितना आउट ऑफ 30, अब समझ जाइए लगभग लगभग 50% है। हाँ, कुछ शिफ्ट में 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एवरेज में बोल रहा हूँ कि 10-12-15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। तो मतलब कि ये जान जाइए कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अच्छा, करंट अफेयर जैसे एग्जाम में आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उन लोगों में करंट अफेयर का मतलब कोई अब माँ बाप नहीं रहा। करंट अफेयर वो कहीं से 2021 का, 22 का, 23, 24, किसी का भी पूछ ले रहे उठा करके। तो लेकिन आपको मैनुअली क्या लेके चलना है, 1.5 ईयर्स, मतलब कुल मिला जुला के ये देखिए, जिस दिन एग्जाम है वो मैं बोल रहा हूँ, जिस मंथ ये नहीं बोल रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम है उससे 1 वीक बिफोर का आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ठीक। जनरली 1 मंथ बिफोर तक का पढ़ने से काम चल जाता है।
एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है 5-7 दिन पहले भी, कभी जैसे IBPS वगैरह, ये देखिए अब बैंकिंग के एग्जाम में तो सब भी जो ऑनलाइन पेपर हो गया है ना, तो ऑनलाइन पेपर में पूछा जा सकता है, 1 वीक बिफोर का भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, करंट अफेयर में ऐसा नहीं कि हाँ बहुत कुछ आपको पढ़ना है, अगर आप ध्यान दें, अगर आपने एनालिसिस कुछ किया होगा करंट अफेयर को लेकर के, तो करंट अफेयर में आप देखेंगे कि गिने चुने, अगर पूरे मंथ का निकाले ना, पूरे मंथ का मैं बोल रहा हूँ, तो 50 से 60 क्वेश्चन से आपका 1 मंथ करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, सिलेक्शन लेने के लिए, पढ़ने के लिए तो आराम से पढ़िए, 1 मंथ पढ़िएगा तो भी करंट अफेयर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, करंट अफेयर मतलब क्या हो गया, करंट अफेयर 1 मंथ जो है एक सब्जेक्ट के बराबर है। अभी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं, एक हिस्ट्री उठा लीजिए अगर आप, तीनों, मॉडर्न, एंशियंट एंड मिडिवल, तो वो भी पूरा पढ़ लीजिएगा तो भी करंट अफेयर आपका 1 मंथ का कंप्लीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि करंट अफेयर पहुंचे, लेकिन आपको सेलेक्टेड पढ़ना है जो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन मेन चीज़ें जो भी जैसे कुछ हुआ, वो विवाद में रहा, या कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हुआ जिसमें इंडिया का अच्छा प्रदर्शन रहा, ये सब चीज़ों को लेकर के करंट अफेयर जैसे इसी सबसे बनते हैं। ठीक, उसके बाद फिर करंट अफेयर के बाद स्टैटिक पोर्शन। अब स्टैटिक पोर्शन में आपको क्या क्या करना है स्टैटिक में, सबसे पहले जो बात है ये तो, जैसे अवार्ड वगैरह, अवार्ड तो बाद में देखिए, पहले आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से लगभग लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, किसी सीट में 3, किसी सीट में 1-2 भी रहते हैं, लेकिन 3 से 5 एक एवरेज में बोल रहा हूँ। ठीक, तो आर्ट एंड कल्चर भी करना बहुत जरूरी है। वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिसको आप करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया आर्ट एंड कल्चर हो गया। उसके बाद फिर जैसे मोनूमेंट वगैरह हो गया, वो सभी आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। और भी स्टैटिक में बहुत सारे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया। अब जैसे इसमें सिलेबस में आप देखिए, तो इसमें दिए हुए है ना, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, गेम एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, ठीक, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, अप टू क्लास 10। तो क्लास 10 तक ये पढ़ेंगे CBSE का NCERT, बहुत है। देखिए अब साइंस का अगर आप पूरा NCERT अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा NCERT आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा NCERT पढ़ने में आपको 2 मंथ लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, तो साइंस के लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में भी मोस्टली वही बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। देखिए पहली बात तो नॉन टेक्निकल इसका नाम ही है पोस्ट का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट लेवल, RRB एग्जाम। ठीक, तो बहुत ज़्यादा डीप में साइंस में नहीं जाएगा। साइंस में जैसे यूनिट हो गया, ठीक, उसके बाद फिर कौन सा यंत्र किसके लिए यूज होता है, उसके बाद भी कौन सा ये क्या कन्वर्ट करता है, लेंस हो गया, लाइट हो गया, प्रिज्म, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स हो गया, ये सब चीज़ें से पूछ लेता है क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं किसका आविष्कार किसने किया, ये सब चीज़। अब रसायन विज्ञान जैसे कि आपका कह लीजिए एसिड और बेस हो गया, रिएक्शन हो गया, और भी ऐसी चीज़ें जैसे मेटल, कौन सा मेटल में क्या क्या मिक्स है, ये सब चीज़ें पूछ लिए जाते हैं। रसायन विज्ञान भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बस वही है, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है। मैं बार बार वही कर रहा हूँ, सेलेक्टेड चीज़ पढ़ के, सिलेक्शन लेने के लिए सेलेक्टेड चीज़ पढ़ना है। बाकी आपको ज्ञान लेना है तो ज्ञान लेने के लिए आप कहीं से कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ज्ञान के पीछे पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा रिवीजन करने के लिए। ठीक, तो सिलेक्टेड चीज़ पढ़ करके लोग 50% सिलेबस कैलकुलेट करके सिलेक्शन ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, UPSC IAS बने, अपना सिलेबस एक बार उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद सेलेक्टेड चीज़ों को उन्होंने केवल रिकॉल करते गया, उसको रिवीजन करते गया, और सिलेक्शन लेकर IAS बन गए। और लोग क्या है, वही और भी कैंडिडेट हैं जो बस क्या है, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। सिलेबस सिलेबस उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया कि सिलेबस हमको कंप्लीट करना है, उसको ठीक से कंप्लीट करना है। अब वो ठीक के चक्कर में केवल पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन भूल जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ आगे निकल के फिर रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। अगर आप 10 दिन छोड़ दीजिए कोई चीज़ पढ़ के, 10 दिन के बाद आपको लगभग वो धुंधला हो जाता है, फिर आपको उसको पढ़ने में मन लगेगा नहीं। ठीक, उसके बाद फिर आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिंग सिस्टम हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, डाइजेशन हो गया, उसके बाद डिजीज हो गया, कौन सा डिजीज होता है, किससे होता है, जैसे बैक्टीरिया से कौन होता है, वायरस से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, ये सब चीज़ें, उसके कौन कौन से मतलब कारक हैं, कॉजेज हैं क्या क्या, किसके कारण होता है। इसी प्रकार से हो गया डिजीज में। बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ के भी आराम से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर बचा क्या,
अब इधर साइंस के बाद आप चले थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिए, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अब 2 महीने में आपको कंप्लीट करना है, और 2 महीने में लगभग लगभग मान लीजिए हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो इतना मैं आपको करवा दूंगा। बस शर्त क्या है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, थोड़ा शेयर भी करना पड़ेगा। अगर थोड़ा कैंडिडेट हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो मैं हिस्ट्री इतना करवा दूंगा कि आराम से आप उतना में पूरा हिस्ट्री जो है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग लगभग 7 से 8 वीडियो, मान लीजिए 10 वीडियो, 1 1 आवर, इतना मैं आपको हिस्ट्री में पूरा इतना करवा दूंगा कि अगर 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 5 क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि मेन मेन चीज़ें करना होता है। अब पूछ लेगा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, ठीक, ये सब चीज़ें क्रोनोलॉजी दे देगा, कौन सा पुस्तक किसने लिखा था, फर्नांडी का पुस्तक पूछ लेगा, कौटिल्य का पुस्तक, ये सब चीज़ें मोस्टली पूछते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है भाई, तुमको आईएएस पीसीएस नहीं बनाना है इसमें। इसमें क्या है, उनको बस इतना देना है कि हाँ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ आपने हिस्ट्री जाना है, इतिहास, अपने भारत का जो इतिहास है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कुछ। फ्रीडम स्ट्रगल, इससे रहता है 2 से 3 क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री में, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो पूरा एक हो गया हिस्ट्री, लेकिन उसमें से फ्रीडम स्ट्रगल जो है ये अलग से पढ़ना होता है। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जी क्या हो गया, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमी, इकोनॉमिक चक्कर में पढ़िएगा, ठीक, इकोनॉमिक चक्कर में पढ़िएगा, लेकिन जियोग्राफी के चक्कर में पढ़िएगा। जियोग्राफी भी आराम से कर सकते हैं, जियोग्राफी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें मेजर मेजर चीज़ें, कौन कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, ठीक, कौन सा नदी कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ठीक। और जैसे बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नदी, बीपीएससी नहीं, यूपी पीसीएस में पूछा था, सॉरी, यूपी पीसीएस में, कि उसका डायरेक्शन क्या है। ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है, इतने में आपको हो जाएगा। फिर इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्या है, शेड्यूल आपको पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको रीजन, किसको कौन अपना क्या बोलते हैं त्यागपत्र देता है, ठीक, किसको कौन अपॉइंटमेंट करता है, यही सब चीज़ें मेन मेन है। अगर पॉलिटी को भी देखा जाए, अगर ठीक से देखा जाए तो पॉलिटी भी 4 से 5 लेक्चर, 1 से 1.5 घंटा का करेंगे, आराम से पॉलिटी हो जाएगा। बस उसको आप रिवीजन करते चलिएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर अगर आप बात करें, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक। उसके बाद फिर आप जैसे इधर देखेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, कौन कौन सा न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या क्या हुआ है, पोखरण हुआ और क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन एंड इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, डबल डबल गिन चुन करके 40-50 हैं, इन लोगों को पढ़ लीजिए, कब स्थापना हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अच्छा, अभी कुछ नए जो साल 2 साल 3 साल में अपॉइंटमेंट हुए हैं, जिसके हेड बने हैं, उन लोगों को देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट इशू में, इन्वायरमेंट में मेन मेन चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हैं वो सब देख सकते हैं। कंसर्निंग इंडियन वर्ल्ड एंड लार्ज बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड, इसमें क्या है, कंप्यूटर में मोस्टली आपको एब्रीविएशन पूछा जाता है, फुल फॉर्म दे देगा इसका, कि कंप्यूटर ही मान लीजिए COMPUTER, इसी को फुल फॉर्म पूछ लेगा। इसी प्रकार से इसमें लगता है, मान लीजिए अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो एब्रीविएशन रहेंगे, बाकी जो है कुछ चीज़ें रहेंगे, सीपीयू रहेगा, उसका माइंड किसको कहते हैं, कंप्यूटर का माइंड किसको कहते हैं, रैम रोम, स्टोरेज डिवाइस, ये सब चीज़ें से रहेंगे, ठीक। इसका डेवलपमेंट से ले लिया जाएगा, हिस्ट्री से, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन क्या है, ये सब चीज़ें, जैसे एआई जो है कौन सा जनरेशन का है, उसी प्रकार से, ठीक। कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद कॉमन एब्रीविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, हाँ किसको, अब देखिए फेमस पर्सनालिटी में यही आएगा किसको कौन सा अवार्ड कब मिला, किसको क्या मिला, जैसे कि नोबेल प्राइज इंडिया से कितने लोगों को मिल चुका है, आई थिंक लगभग 6 लोगों को मिल चुका है, ठीक। फर्स्ट किसको मिला है, जैसे गीतांजलि के लिए मिला था फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये सब पूछ लेगा किस चीज़ के लिए मिला था, कब मिला था। अब इसमें पता है कि नहीं, डेट पूछ लिया, तो भाई वो डेट किसका पूछा, जो मेन है। अब जैसे भारत रत्न, ये भी था हमारे इंडिया का पर्सनालिटी जो है, इंडिया का, बाहर लोग विदेशियों को भी मिलता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जो भारत रत्न दिया जा रहा है, इसमें अब दिया गया, पूछ लिया इंदिरा गांधी को कब मिला, तो इंदिरा गांधी को मिला, उनके मरने के बाद मिला था। ये सब चीज़ें जो डिस्प्यूटेड चीज़ रहे हैं सब, तो उस सब में आपको क्वेश्चन पूछने का कोई वो नहीं है, 92 पूछ सकता है कि हाँ 1992 में मिला, या फर्स्ट जो है मुस्लिम किसको मिला, पहली बार किसको मिला, ठीक, ये सब चीज़ें, तो कोई ऐसा वो नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें आपको जो है ना मेन मेन पर्सनालिटी आ जाता है, जैसे कि पर्सनालिटी की अगर बात करें तो कौन कौन सा बुक के लिए कुछ लोगों को मिला है अवार्ड, ठीक, बुकर प्राइज, ये भी आ गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज आ गया,
फ्लेक्सिब गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना, कहाँ कहाँ कौन सा जीव जंतु पाए जाते हैं। अब फ्लोरा एंड फौना में आपका जैसे नेशनल पार्क वगैरह ये सब चीज़ इसमें आ जाएगा। ठीक, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे इंडिया में कौन कौन सा है, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देख लीजिए। अब इंडिया में कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनटीपीसी हो गया, ठीक, वेल हो गया, और भी बहुत सारे हैं। इंडियन रेलवे कब स्थापना हुआ, क्या हुआ, ये सब भी चीज़ें पूछे जाते हैं। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर वगैरह, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और बाकी चीज़ें जो भी है अब देख लीजिए इसमें। तो कुल मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये है कि 60 डेज आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप 60 डेज अच्छे से मेहनत कर ले, आराम से आप सिलेक्शन ले लेंगे। लोगों ने लिया है, बहुत लोगों को गाइड किया गया है, उन्होंने सिलेक्शन लिया है, ऐसा कोई वो नहीं। मैं खुद 1 मंथ का स्टेज 1 निकाला था, और फिर स्टेज 2 का तो पता ही नहीं था कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, बहुत डिस्प्यूट चल रहा था पिछले बार में। तो फिर उसके बाद फिर मैंने लास्ट, मेरा जब एडमिट ये डेट अनाउंस हुआ, तो जब मैं देखा कि हाँ डेट है, तब मैंने उसका रिवीजन शुरू किया, क्योंकि मैं जो बनाया था नोट्स पर उसी की रिवीजन किया। स्टेज 2 भी निकला। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस यही है, बार बार वही कहूँगा, सेलेक्टेड चीज़ पढ़ के उसका रिवीजन करिए, आराम से सिलेक्शन होगा। बाकी जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, आप हमको कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको मैं कोशिश पूरा करूँगा कि आप सभी लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ सलूशन निकाल सकूँ। हाँ, आप लोगों को मैं एक चैनल, अपना यूट्यूब चैनल तो आप लोगों ने देख लिया, इसको प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी थोड़ा होगा कि नहीं, लोगों ने भाई मेरे ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट, आप लोगों के ऊपर तो मैं पूरा इंटरेस्ट दिखाऊंगा, लेकिन हम आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी ना। मैं, ताली देखिए एक साइड से बजता नहीं, दोनों हाथ मिलाएंगे तभी बजेगा। ठीक, तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा थोड़ा। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, ताकि मैं अच्छे अच्छे चीज़ें, देखिए जहाँ तक अगर मुझे लगभग 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है, तो मैं आपको पूरी टोटल एनटीपीसी का मैं फ्री में तैयारी करा दूंगा एज अ कोचिंग। आपको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कोचिंग से बेटर आपको करवा दूंगा। और मैं इतना कर रहा हूँ, इतना मैं करवा दूंगा कि आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, बस जितना मैं करवाते जाऊँगा उतना आपको रिवीजन करते रहना होगा। चलिए, थैंक यू।